आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक सेवा धर्म की सिद्ध साधिकाएं, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, VP29 से पढ़कर सुनाते हैं। पीड़ित मानवता की उन्नायक भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता का बचपन का नाम मार्गरेट नोबल था। नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को एक आयरिश परिवार में हुआ था। पिता का नाम सैमुअल रिचमंड तथा माता का नाम मैरी हैमिल्टन था। नोबल को जन्म से ही धार्मिक वातावरण मिला था। उसके पिता एक ईसाई धर्म प्रचारक थे। इसी संदर्भ में घर पर अनेक पादरियों का आना जाना लगा रहता था। भारत में धर्म प्रचार हेतु भेजे गए एक पादरी ने नोबल के सिर पर बड़े स्नेह से हाथ रखते हुए कहा था, भारत को किसी दिन इस बालिका की आवश्यकता पड़ेगी। और उस पादरी की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। रिचमंड की मृत्यु भी 24 वर्ष की अल्प आयु में हो गई थी, पर उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द नोबल के लिए बड़े महत्व के थे। उन्होंने कहा, नोबल के जीवन में एक पुकार आएगी। जब भगवान की ओर से उसके लिए निमंत्रण आए तो उसे रोकना मत। उसके द्वारा मानवता की सेवा के लिए महान कार्य संपन्न होंगे। सन 1886 में उन्होंने एजाम नामक स्थान पर 19 वर्ष की आयु में अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने 1892 में रस्किन स्कूल की स्थापना करके बच्चों को नैतिकता की ओर ले जाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। 18 वर्ष की आयु भावी जीवन के स्वर्णिम स्वप्न देखने की होती है। उस समय नोबल का मन अशांत रहने लगा। वह कभी गिरजाघर में तो कभी एकांत स्थान पर चिंतन मनन में खोई हुई मिलती थी। 18 वर्ष की इस अल्प आयु में ही ईसाई धर्म के प्रति उनके मन में अनेक शंकाएं उठने लगीं। शिकागो के धर्म सम्मेलन को हुए भी अभी अधिक समय नहीं हुआ था। स्वामी विवेकानंद सितंबर 1894 में इंग्लैंड पधारे। 2 माह बाद इसाबेल मार्जेसन के वेस्ट एंड स्थित भवन पर स्वामी जी की गोष्ठी का आयोजन किया गया। नोबल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। वे स्वामी जी के प्रथम दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थी। उन्हें ऐसे चिंतनशील व्यक्ति से मिलने का इससे पूर्व कभी अवसर न मिला था। जहां जहां स्वामी जी के कार्यक्रम हुए, नोबल समय निकालकर हर जगह जाती और अपनी शंकाओं का समाधान करती थीं। अध्यात्म की इन चर्चाओं से अज्ञान अंधकार छटने लगा और ज्ञान की उज्जवल किरणें हृदय तथा मस्तिष्क को स्पर्श करने लगीं। बाद में तो वह अनुभव करने लगीं कि यदि कहीं स्वामी जी लंदन न पधारे होते तो मेरा यह मानव जीवन निरर्थक ही चला जाता। उन्होंने सोचने और कर्म क्षेत्र में कुछ करने की दिशा प्रदान की। 2 माह बाद स्वामी जी अमेरिका चले गए, पर नोबल के मन में अध्यात्म विषयक एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। 15 अप्रैल 1896 को जब स्वामी विवेकानंद पुनः इंग्लैंड पधारे और रस्किन स्कूल गए तो वहाँ के बच्चों को देखकर उन्हें भारतीय निर्धन और अशिक्षित परिवारों के बच्चों की याद आई तो उनके नेत्रों से आंसू झर पड़े। स्वामी जी का दुख नोबल से न छिप सका। उन्होंने भारत के दीन दुखियों की सेवा कार्यों में तन मन धन से
पूरा पूरा सहयोग दिया और पूरा पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। स्वामी जी उनकी भारत यात्रा को हमेशा टालते रहे। वह नहीं चाहते थे कि भावुकता में उठाया गया कोई कदम हास्यास्पद बने। वह चाहते थे कि विचारों में परिपक्वता आए, अंतरंग में दुखी मानवता के लिए कसक पैदा हो। वह 16 सितंबर 1896 को भारत लौट आए। पर उन्होंने नोबेल को भारत आने की तभी स्वीकृति दी जब दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन हुआ। स्वामी जी ने पत्र में लिखा, भारत में कार्य की दृष्टि से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यहां मनुष्य की नहीं वरन महिला की आवश्यकता है, जो सिंहनी की तरह यहाँ व्याप्त दास्ता, निर्धनता और अंधविश्वास जैसी कठिनाइयों को दूर कर सके। यहाँ तुम्हें ऐसे अर्धनग्न स्त्री पुरुषों के बीच रहना होगा जिनकी जातिवाद के संबंध में विचित्र धारणाएं हैं। यहाँ की जलवायु भयानक रूप से गर्म है। इन परिस्थितियों के बाद भी यदि तुम में कार्य करने का साहस है तो तुम्हारा स्वागत है। नोबेल शिक्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने अपनी माँ, भाई, बहन, मित्र तथा परिचितों से कारुणिक वातावरण में विदा ली। वह मोम्बासा जहाज पर सवार हो भारत आई। 28 जनवरी 1998 को वह पावन दिन नोबेल के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होगा, जब स्वामी विवेकानंद ने पुष्पहारों से उनका स्वागत किया। उन्होंने आते ही अध्यात्म क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए बंगला भाषा सीख ली। यदि व्यक्ति में सच्ची लगन हो तो एक क्या 20 भाषाओं का अपने जीवन में विद्वान बन सकता है। 17 मार्च 1898 को जब वह मां शारदा से मिली तो उन्होंने अपनी भुजाओं में समेट कर कहा, बेटी, तुम्हें पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 1 सप्ताह बाद नीलांबर मुखर्जी की वाटिका में स्वामी विवेकानंद ने नोबेल को ब्रह्मचारिणी व्रत की दीक्षा दी और नाम रखा निवेदिता। कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप हुआ तो लोग अपनी जान बचा बचा कर शहर छोड़कर भाग रहे थे। मेहतर मिलते न थे। उस समय की विकट परिस्थितियों में अपने प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने अपने हाथ में फावड़ा ले लिया और बाग बाजार की गंदी नालियों को साफ करने लगी। उनके इस कार्य से कितने ही युवक लज्जित हुए और राहत कार्य में अपनी सेवाएं देने लगे। जहां की मात्र शक्ति अपमानित होती रहती हो, उस देश के उत्थान की कोई आशा नहीं की जा सकती। इस उद्देश्य से स्वामी जी के परामर्श पर निवेदिता ने 13 नवंबर 1898 को कलकत्ता में एक महिला विद्यालय की स्थापना की। पर विदेशी महिला के संपर्क में कोई अपनी लड़कियों को देने को तैयार न था। हर शुभ कार्य का प्रथम चरण उपहास और विरोध से ही प्रारंभ होता है। यहाँ भी यही स्थिति रही, पर निवेदिता के सरल स्वभाव, सेवा भावना तथा स्नेहमयी व्यवहार से प्रभावित होकर कतिपय जगदीश चंद्र बसु, रविंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपनी कन्याओं को भेजना शुरू किया। प्रमुख संस्थाओं के निमंत्रण तथा धनराशि एकत्रित करने के उद्देश्य से वे 3 वर्ष के लिए लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क तथा पेरिस की यात्रा पर गई। जनवरी 1902 में जब वे भारत आईं तो महिला शिक्षण के अधूरे कार्य में पुनः जी जान से जुट गई। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग की
उन्होंने कटु आलोचना की। वे युवा पीढ़ी को त्याग, बलिदान और सेवा का पाठ पढ़ाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने विवेकानंद समिति, क्रांतिकारी समिति, अनुशीलन समिति तथा दान समिति का आश्रय लिया। स्वामी विवेकानंद के इस संसार से विदा होने के बाद वे घूम घूम कर भारतीय अध्यात्म का संदेश जन जन तक पहुंचाने लगी। उन्होंने युगांतर तथा वंदे मातरम की लोकप्रियता बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। मित्रों, यद्यपि 13 मार्च 1905 में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था, पर इसकी तनिक भी चिंता उन्हें न थी। बंग भंग के विरोध में जब प्रथम सभा का आयोजन हुआ तो भगिनी निवेदिता ने सिंघनी की तरह गर्जना की। किसानों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने कई सहकारी समितियों की स्थापना की। वे चाहती थीं कि देश के सभी गर्म व नर्म दल के नेता एकजुट होकर मातृभूमि के बंधनों को काटने का प्रयास करें। आपस की फूट का लाभ अंग्रेजों को न मिले, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में इस खाई को पाटने की भी पूरी कोशिश की। भगिनी का शरीर क्षमताओं से अधिक कार्य करने के कारण दुर्बल होता जा रहा था। पीलिया ने उन्हें और कमजोर बना दिया था। फिर भी रोग शैया पर लेटे लेटे उन्होंने द मास्टर एज आई शोन हिम तथा क्रैंडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्टडीज फ्रॉम एन डिस्टेंट हाउस तथा रामकृष्ण वचनामृत भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भगिनी निवेदिता भारत की स्वतंत्रता के लिए जन जागरण के साथ अस्त्र शस्त्रों की शक्ति को भी आवश्यक मानती थीं। उन्होंने विभिन्न महापुरुषों के संपर्क में आकर अपने ज्ञान की परिधि को काफी विस्तीर्ण कर लिया था। प्रफुल्ल चंद्र राय की प्रयोगशाला में उल्लास कर दत्त को उन्होंने ही बम बनाना सिखाया था। हेमचंद्र को फ्रांस और इटली भेजने के पीछे भी यही उद्देश्य था। उनमें अद्भुत शक्ति थी। वह भारत में रहकर यहाँ की उन्नति हेतु अपना सर्वस्व निछावर करना चाहती थी। उनका जन्म भले ही विदेश में हुआ हो, पर भारत के कण कण से उन्हें अनुपम प्यार था। वह किसी के कष्ट को देखकर बेचैन हो जाती थी और किसी भी तरह उसे दूर करने का प्रयत्न करती थी। स्वामी सदानंद को अस्वस्थ देखा तो वे हिमालय की ओर लेकर चल पड़ी। अब स्वयं का शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, हड्डी हड्डी रह गई थी। परिश्रम की कोई सीमा न थी। वे जलवायु परिवर्तन के लिए दार्जिलिंग गई। उनकी हालत रास्ते में और बिगड़ गई। खून के दस्त होने लगे। डॉक्टर नील रत्न सरकार तथा विपिन बिहारी सरकार ने उनकी चिकित्सा में कोई कमी न रखी। फिर भी उन्हें बचाया ना जा सका। अंतिम क्षण उनकी उंगलियां रुद्राक्ष की माला पर थी। भगिनी निवेदिता भगवत प्राप्ति की प्यास में ही जीवन की पूरी सार्थकता मानती थी। वह आजीवन संसार को सिया राम में मानकर पूजा अर्चना करती रही। साथियों, इसी क्रम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम